पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। नाजरीन, दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और सोने पे सुहागा, ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोज सेल्वडर एल्वरिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजुल में जोज एल्वरिंगा नामी ये शख्स रहता था। जोज उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोज अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोज को ये कहां मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समंदरी तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोज एल्वरिंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोज की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोज एल्वरिंगा और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोज एल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया।
گیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوز کے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ چاروں طرف گھرے اس سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق اب جوز پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن جوز کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگنے لگی۔ جوز نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ امیجن کریں کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک دن موت سے لڑنے کے بعد جب آخر کار جان بچانے کا آسرا ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا۔ 11 مہینوں کے بعد جوز اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ بچی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوز پر مہربان ہو گئی۔ 30 جنوری 2014 کو یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد جوز نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی کہیں اس سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوز نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 ڈیز میں جوز کا پہلی بار کسی اور انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایبون ایٹول کہا جاتا ہے اور یہ آئی لینڈ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی جوز کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ جتنے آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوز سے یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا اسٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا جو اس آئی لینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر مزید دور ہے۔ وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اس کو گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس پہنچنے پر جوز نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوز کے مطابق سوئسائڈ کیا۔